कार्नेट इंजन के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है उसकी डिटेल जो है वो इस तरह से आपने माइंड में रखनी है कि साडी कार्नेट ने एक 8040 में हमें एक हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी इंजन का कंसेप्ट दिया। सो ये एक हाइपोथेटिकल ऐसा इंजन है जिसकी 100% एफिशिएंसी है और ये कोई रियल इंजन नहीं है, बस ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है या आप कह लें कि थ्योरेटिकल इंजन है। और दुनिया के जितने भी इंजन जो हैं वो बनाए जाते हैं वो इसी इंजन को सामने रख के बनाए जाते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो हमारे पास इसमें हमने कंटेनर लेना है जिसके अंदर गैस होगी और वो ऐसा होगा जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड हैं, जबकि जो इसकी बेस है वो नॉन इंसुलेटर है। मतलब कि इसकी सिलेंडर की वॉल में से कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती। हाँ, अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है तो आप इसकी बेस से जो कि नॉन इंसुलेटेड है वो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कार्नेट इंजन जो है वो एक कार्नेट साइकिल को फॉलो करता है और कार्नेट साइकिल जो है इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। ठीक है, और याद रहे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इसमें जो टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, जो टोटल हीट होती है, जो टोटल वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो नेट हमारे पास अमाउंट है, चेंज इन एनर्जी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो। नेट जो प्रोसेस है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेज हमारे पास दोनों सेम होती हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने इसको कोई हीट प्रोवाइड की, वो हीट अब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो T1 हो जाता है और T1 टेम्परेचर होने की वजह से, हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और ये एक्सपेंड करता है और इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने इसका टेम्परेचर राइज़ नहीं होने देना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। तो हीट के अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ती है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, फिर एक्सपेंड करने में, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के में, मतलब कि वर्क करने में। तो जितनी भी हीट आई उसने वर्क करने में यूटिलाइज़ होगी और नेट जो हमारा टेम्परेचर है वो T1 कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सेकंड, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। मतलब कि इसमें भी हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड करती है, लेकिन इसमें हमारे पास ना ही सिस्टम में हीट अब आती है और ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। तो एक्सपेंड करने की वजह से अगेन इसका वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हो जाता है। जबकि एक्सपेंड करने से अब क्योंकि हीट तो सिस्टम में एंटर नहीं हो रही, तो वर्क तो उसने किया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाता है T1 से T2 की तरफ। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो वर्क कर रही है ऑन द सिस्टम। हमारे पास जो ये दूसरी लाइन है, दूसरी हमारे पास ये है, ये एडियाबैटिक है और आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ी स्टीपर बनाई है। स्टीपर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस शो करता है। कोई भी हमारे पास हीट जो है वो इस सिस्टम में ना एंटर होगी, इस स्टेप में ना लीव करेगी। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कि अब हम इस सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से, लेकिन ऐसे करना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब कि उसमें टेम्परेचर राइज ना हो। आपने जब उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो इससे टेम्परेचर राइज हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो बनेगी वो फिर हम सराउंडिंग पे दे देंगे। ठीक है, सराउंडिंग में देने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो T2 पे कायम रहेगा। अब यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पहला स्टेप है और तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने हीट सिस्टम को दी, मतलब कि वो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस था, और तीसरा भी ये वाला जो है, इसमें हीट सिस्टम अब सराउंडिंग में फेंकता है। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जाते हैं इस तरह से, कि वो कहता है आपको कि अगर हमारे पास एक कार्नेट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अगर हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो या लीव हो करे तो टेम्परेचर को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि कार्नेट साइकिल के प्रोसेस में जो हमारे पास हीट है वो पहले स्टेप में एंटर होती है और थर्ड स्टेप में वहाँ से बाहर निकलती है, और ये दोनों स्टेप जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं।
मतलब इनमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अक्सर बच्चे हीट एंटर होने और लूज़ करने के लफ्ज़ से इस बात पे जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर रेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्नट साइकिल के पहले और तीसरा जो स्टेप है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, जिसमें जो गैस है उसको हम अगेन कंप्रेस करते हैं, वो अपने इनिशियल वॉल्यूम पे जाती है लेकिन एडियाबैटिकली, मतलब उसमें जो हीट है वो लूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर जो पहले T2 पे ड्रॉप हुआ था वो दोबारा से T1 वाली वैल्यू पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दो कंप्रेशन और दो एक्सपेंशन वाले प्रोसेस को रिपीट करके जो हमारे पास सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। जितनी आपने हीट उसको दी वो उसने सिस्टम को प्रोवाइड कर दी, जितना वॉल्यूम शुरू में था वापस वहीं पे आ गया, जितना प्रेशर शुरू में था वापस वहीं पे आ गया। तो इसलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें जो नेट चेंज है वो ज़ीरो होता है हमारे पास। सो द होल वर्क जो हमारे पास ड्यूरिंग इस प्रोसेस में हो रहा होता है वह नेट वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। कार्नट इंजन के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है उसकी डिटेल जो है वो इस तरह से आपने माइंड में रखनी है कि साडी कार्नट ने एक 8040 में हमें एक हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिनरी इंजन का कंसेप्ट दिया। सो ये एक हाइपोथेटिकल ऐसा इंजन है जिसकी 100% एफिशिएंसी है और ये कोई रियल इंजन नहीं है, बस ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है या आप कह लें कि थ्योरेटिकल इंजन है। और दुनिया के जितने भी इंजन जो हैं वो बनाए जाते हैं वो इसी इंजन को सामने रख के बनाए जाते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो हमारे पास इसमें हमने कंटेनर लेना है जिसके अंदर गैस होगी और वो ऐसा होगा जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड हैं, जबकि जो इसकी बेस है वो नॉन इंसुलेटर है। मतलब कि इसकी सिलेंडर की वॉल में से कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती। हाँ, अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है तो आप इसकी बेस से जो कि नॉन इंसुलेटेड है वो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कार्नट इंजन जो है वो एक कार्नट साइकिल को फॉलो करता है और कार्नट साइकिल जो है इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, ठीक है। और याद रहे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इसमें जो टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, जो टोटल हीट होती है, जो टोटल वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो नेट हमारे पास अमाउंट है, चेंज इन एनर्जी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो। नेट जो प्रोसेस है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेज हमारे पास दोनों सेम होती हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने इसको कोई हीट प्रोवाइड की, वो हीट अब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो T1 हो जाता है और T1 टेम्परेचर होने की वजह से, हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और ये एक्सपेंड करता है और इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने इसका टेम्परेचर राइज़ नहीं होने देना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। तो हीट के अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ती है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, फिर एक्सपेंड करने में, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के में, मतलब कि वर्क करने में। तो जितनी भी हीट आई उसने वर्क करने में यूटिलाइज़ होगी और नेट जो हमारा टेम्परेचर है वो T1 कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सेकंड, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, मतलब कि इसमें भी हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड करती है, लेकिन इसमें हमारे पास ना ही सिस्टम में हीट अब आती है और ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। तो एक्सपेंड करने की वजह से अगेन इसका वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हो जाता है, जबकि एक्सपेंड करने से अब क्योंकि हीट तो सिस्टम में एंटर नहीं हो रही तो वर्क तो उसने किया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाता है T1 से T2 की तरफ। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो वर्क कर रही है ऑन द सिस्टम। सो हमारे पास जो ये दूसरी लाइन है, दूसरी हमारे पास ये है, ये एडियाबैटिक है और आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ी स्टीपर बनाई है। स्टीपर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस शो करता है। सो कोई भी हमारे पास हीट जो है वो इस सिस्टम में ना एंटर होगी, इस स्टेप में ना लीव करेगी। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कि अब हम इस सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से, लेकिन ऐसे करना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब कि उसमें टेम्परेचर राइज ना हो।
आपने जब उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो इससे टेम्परेचर राइज हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो बनेगी वो फिर हम सराउंडिंग पे दे देंगे, ठीक है। सराउंडिंग में देने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो T2 पे कायम रहेगा। अब यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पहला स्टेप है और तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने हीट सिस्टम को दी, मतलब कि वो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस था, और तीसरा भी ये वाला जो है इसमें हीट सिस्टम अब सराउंडिंग में फेंकता है। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जाते हैं इस तरह से कि वो कहता है आपको कि अगर हमारे पास एक कार्नट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अगर हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो या लीव हो करे तो टेम्परेचर को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि कार्नट साइकिल के प्रोसेस में जो हमारे पास हीट है वो पहले स्टेप में एंटर होती है और थर्ड स्टेप में वहाँ से बाहर निकलती है, और ये दोनों स्टेप जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, मतलब इनमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अक्सर बच्चे हीट एंटर होने और लूज़ करने के लफ्ज़ से इस बात पे जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर रेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्नट साइकिल के पहले और तीसरा जो स्टेप है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, जिसमें जो गैस है उसको हम अगेन कंप्रेस करते हैं, वो अपने इनिशियल वॉल्यूम पे जाती है लेकिन एडियाबैटिकली, मतलब उसमें जो हीट है वो लूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर जो पहले T2 पे ड्रॉप हुआ था वो दोबारा से T1 वाली वैल्यू पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दो कंप्रेशन और दो एक्सपेंशन वाले प्रोसेस को रिपीट करके जो हमारे पास सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। जितनी आपने हीट उसको दी वो उसने सिस्टम को प्रोवाइड कर दी, जितना वॉल्यूम शुरू में था वापस वहीं पे आ गया, जितना प्रेशर शुरू में था वापस वहीं पे आ गया। तो इसलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें जो नेट चेंज है वो ज़ीरो होता है हमारे पास। सो द होल वर्क जो हमारे पास ड्यूरिंग इस प्रोसेस में हो रहा होता है वह नेट वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। सो हम जो हैं कितना गैस ने वर्क किया है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू दी एरिया अंडर दी साइकिल। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो नेट चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। सो नो चेंज इन टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इन द साइकिल टेक प्लेस। सो एफिशिएंसी हम किस तरह से निकालेंगे इस इंजन की। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हमें जो इंजन है वो आउटपुट क्या दे रहा है, वर्क, और वर्क किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2। इनपुट में हमने क्या दी थी, पहले स्टेप में हमने सिस्टम को हीट दी थी, दैट वाज Q1। सो फिर आउटपुट हो जाएगी Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाय इनपुट है Q1। सो आप इसको इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ईटा की वैल्यू आ जाएगी। और हीट की जगह हम टेम्परेचर वाले सिंबल भी लिख सकते हैं, वेयर T1 इज़ द हाई टेम्परेचर और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। अब यहाँ से आपने याद रखना है इस इक्वेशन से कि हमारे पास 100% एफिशिएंट इंजन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास ये जो T2 है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब जो लो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन पे चला जाए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन। इस वजह से हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास वो 100% हो। इसी तरह एक और चांस ये है कि T1 जो हार्ट रिजर्वायर है वो इन्फिनिटी हो जाए, तब भी हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 100% हो सकती है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो अटेन करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद थर्मोडायनामिक स्केल्स की बात करें तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक स्केल है, द स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नट साइकिल। इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस नीडेड नहीं होता, मतलब कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग केयरफुली द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो पुराना थर्मामीटर था जिसमें लेट्स फॉर मरकरी थर्मामीटर हम यूज़ कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है, और वर्किंग सब्सटेंस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल मरकरी की अगर हम बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -36 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 340 डिग्री सेल्सियस है।
अब ये ना -36 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम कर सकता है और ना ही 340 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर पे काम कर सकता है। तो वहाँ पे जाके ये वाला थर्मामीटर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ठंडा करने पे कंप्रेस होता है और हीट अप करने पे एक्सपैंड करेगा। तो ये जो है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम थर्मोडायनामिक स्केल अब यूज़ करते हैं, जिसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस की ज़रूरत ही नहीं। ये ऑपरेट करता है कार्नट साइकिल के प्रिंसिपल पे और टेम्परेचर को मेजर करता है जस्ट बाय नोटिंग कैलकुलेटिंग द हीट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू दी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सो इसमें हमारे पास जो द हीट है Q ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T towards cold reservoir which absorb heat Q3 in such a way that its temperature maintains at ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर T3 वो मेंटेन रखता है। हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर इसमें इस तरह अब्जॉर्ब करता है हीट को कि इसका जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वाटर जो है वो को एग्जिस्ट करता है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों की तीनों फॉर्म में एट द सेम टाइम। सो अ सर्टेन टेम्परेचर एट विच द फिजिकल कंडीशंस आर सच एज दैट वाटर टेक प्लेस एज अ वेपर, वाटर, लिक्विड, सॉलिड की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में को एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं ट्रिपल टेम्परेचर और इसकी वैल्यू ये है, या इसको आप ये बोल सकते हैं। यहाँ से आप 1 केल्विन की डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि इट इज़ द 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप 1 केल्विन की डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं। सो हमारे पास जो ही एज हीट Q फ्लोज फ्रॉम TH मतलब हॉट रिजर्वायर टू द कोल्ड रिजर्वायर, तो हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर है कि वो Q3 की अमाउंट को हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा सच दैट कि इसका जो टेम्परेचर है वो T3 पे मेंटेन रहे। तो जो चेंज ऑफ हीट है और चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो आपस में इक्वल होंगे, और इस केस में हमारे पास वैल्यूज पुट करने से हमारे पास T1 T है, T2 को हमने T3 बोला हुआ है, मतलब हॉट रिजर्वायर को हमने T बोला हुआ है, और कोल्ड रिजर्वायर को हमने किधर मेंटेन रखना है T3, मतलब कि ट्रिपल टेम्परेचर पे। सो अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और Q3 भी हमने कांस्टेंट रखनी है। तो हैंस बाय जस्ट मेजरिंग दी हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू बॉडीज़ वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जस्ट Q को फाइंड करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके थ्योरेटिकली आप उसका टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।